हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक इग्नू। आज की वीडियो में हम MZ 005 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसका ब्लॉक 1 मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ आप लोगों को, जिसमें कि आपके 5 चैप्टर कवर हो जाएंगे इस वीडियो से। सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो ब्लॉक है, ये जो पेपर है, बेसिकली ये थोड़ा टफ है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। सो टफ पेपर के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना काफ़ी लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को राइट ट्रैक में जो है मोल्ड कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आपको पता ही है कि जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसी कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन मैं नहीं करवाती हूँ यहाँ पर, और वो एग्जाम्स में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वो आते भी हैं। आपने देखा ही होगा MZO 003 का पेपर और 4 का पेपर, दोनों का पेपर एकदम वैसा ही आया था जैसा हमने डिस्कस किया था इन वीडियोज़ के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। दिस इज़ आर क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 में हमसे ये पूछा हुआ है, व्हाट आर इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। हमें इंट्रॉन्स एक्सॉन के बारे में बताना है, और ये बताना है कि हमारा जो इवोल्यूशन होता है प्रोटीन्स का, वो कैसे होता है इनके थ्रू, विद इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल के साथ। सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द आंसर। हमें इसमें बताना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है कि ये जो जीन्स होते हैं ये पहले होते क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा लिख कर फिर हम आंसर पर आएंगे। सो यूकैरियोटिक जीन्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरप्टेड जीन। इनको इंटरप्टेड जीन भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज, और इनको स्प्लिट जीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कोडिंग सीक्वेंस होता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इनके बीच में हमारे एक्सॉन्स भी आते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। आगे हम उसको देखेंगे। दे आर डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स कॉल्ड एक्सॉन्स, जो कि हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जो कोड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और ये हमारे जो एक्सॉन्स होते हैं, उनके बीच बीच में हमारे इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। ये कोई भी कोडिंग नहीं करते हैं हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इन दोनों का ही जो रेगुलेशन होता है, वो रेगुलेशन हमारा कंसिडर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है mRNA की हेल्प से। So both exon and introns are transcribed and primary transcript called pre-messenger mRNA। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री मैसेंजर mRNA contains a sequence corresponding to both। ये दोनों ही हमारे ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में mRNA ही दोनों के लिए रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं है इंट्रॉन के लिए कोई अलग आएगा या फिर एक्सॉन के लिए अलग स्पेसिफिक है। However, during the RNA splicing, the introns are spliced out and removed। RNA स्प्लाइसिंग में जो इंट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कट आउट हो जाते हैं, बाहर फेंक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोडिंग सीक्वेंस है ही नहीं स्प्लाइसोसोम्स के थ्रू। आरएनए स्प्लाइसिंग जो है ये प्रोसेस है, और जो इनको बाहर फेंकते हैं वो है हमारे स्प्लाइसोसोम्स। वाइल ड्यूरिंग द ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, different combination of exons from pre-mRNA give rise to a variably spliced variant which produce different proteins from the same gene. Now, for example, the double six chromosome in Drosophila contains 6 exon एंड 5 इंट्रॉन्स। ये आपको एग्जाम्पल लिखकर आना है, काफ़ी इजी एग्जाम्पल है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। तो हमें क्या बताना है, ड्रोसोफिला का हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं डबल 6 क्रोमोसोम के थ्रू। इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग के थ्रू मेल में हमारे क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाते हैं, फीमेल में हमारे क्रोमोसोम कम हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरह से। इन मेल्स, जो हमारा मेल होगा, मेल में हमारे प्री mRNA स्प्लाइस टू इंक्लूड एक्सोन 1 2 3 4 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 4 इसमें नहीं होता, 4 फीमेल में होता है, 5 एंड 6। जो एक्सोन 4 है वो इसमें स्किप कर जाता है, किसमें, मेल के अंदर, ठीक है। बट इन फीमेल्स 4 इज प्रेजेंट। सो इसमें हमारा 1 2 3 4 होगा, लेकिन 5 6 नहीं होंगे। सो इसमें हमारे टोटल कितने प्रेजेंट हैं, 5, और इसमें हमारे कितने टोटल प्रेजेंट हैं, 4। सो ये हमें डिफरेंस इसमें लिख कर आना है कि इस तरह से हमारी स्प्लाइसिंग वगैरह होती है, जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इंट्रॉन्स चले जाते हैं, एक्सॉन रह जाते हैं। आप ये डायग्राम के थ्रू अपना आंसर को और अट्रैक्टिव बना सकते हो कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिखा हुआ है डबल 6 प्री mRNA से ये सारे एक्सॉन्स का जो अलाइनमेंट हो रहा है, इनके बीच बीच में हमारे इंट्रॉन्स भी पाए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5। एंड मेल में आपके जो क्रोमोसोम है आप वो शो कर दीजिएगा, और फीमेल में आपका 4 क्रोमोसोम होता है, बाकी सारे नहीं होंगे। सो आपको ये शो कर कर आना है इस डायग्राम में। सो इट्स ईजी, एक बार आप देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा ये। नेक्स्ट, इससे हम क्या बताना है, इससे भी हम यही बताना है कि ये जो हमारा प्री mRNA है, प्री mRNA रोल प्ले करता है एक्सॉन और एक्सॉन को अलाइन करने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारा हमारा एक्सॉन का जो पेयर है वो एक साथ आ गया, और जितने भी हमारे इंट्रॉन वाले पार्ट थे वो क्या हो गए, यहाँ से हमारे एग्जिट आउट हो गए। और ये एक्शन किसकी वजह से होता है वो भी ध्यान रखिएगा, स्प्लाइसोसोम्स की वजह से हमारा जो है एक्शन होता है कि इंट्रॉन्स चले जाते हैं हमारे RNA स्प्लाइसिंग के प्रोसेस से। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सॉन शफलिंग। हमें ये बताना है एक्सॉन शफलिंग क्या होती है।
दूसरा, हमें इसके वेरियस मैकेनिज़्म्स भी एक्सप्लेन करने जिससे हमारा एक्सॉन शफलिंग का प्रोसेस हो पाता है। एक्सॉन शफलिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू जीन्स। इससे हम क्या बना पाते हैं? न्यू जीन्स बना पाते हैं, और ये क्या है? एक प्रोसेस है। और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सॉन्स बाय ब्रिंगिंग टुगेदर टू और मोर एक्सॉन्स फ्रॉम अनरिलेटेड जीन। हम इसमें क्या करते हैं ना, एक्सॉन्स को साथ लेकर आते हैं ब्रिंगिंग टुगेदर टू और मोर एक्सॉन्स फ्रॉम अनरिलेटेड जीन बाय एक्सक्लूजन ऑफ एक्सॉन्स और बाय डुप्लीकेशन ऑफ एक्सॉन। या तो हम उन एक्सॉन्स को हो सकता है हटा दें जो रेलिवेंट नहीं है। हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंट्रॉन्स। एक्सॉन को भी हटा देते हैं एक्सॉन शफलिंग में अगर वो काम के नहीं है, या फिर कुछ एक्सॉन को हम डुप्लीकेट भी कर लेते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन बाय गिविंग राइज टू अ न्यू प्रोटीन, थस इंक्रीजिंग द प्रोटीन डाइवर्सिटी। ये क्या करता है? एक न्यू राइज भी कर देता है एक नई प्रोटीन को बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सॉन शफलिंग। इसलिए प्रोटीन की जो डाइवर्सिटी होती है वो भी इस प्रोसेस से इंक्रीज हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें लिख कर आना है, ये प्रपोज किया था इससे कि द एग्जिस्टेंस ऑफ इंट्रॉन परमिट्स फंक्शनल डोमेन्स एनकोडेड बाय डिस्क्रीट एक्सॉन्स टू शफल। इंट्रॉन्स की एग्जिस्टेंस की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? एक्सॉन्स को शफल करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारा कोई एक्सॉन आगे पीछे हो सकता है, तो हम इसलिए उसकी शफलिंग करते हैं बिटवीन डिफरेंट प्रोटीन्स, थस अलाउइंग प्रोटीन टू इवॉल्व एज न्यू। इसी वजह से शफलिंग की वजह से हमारा न्यू प्रोटीन क्या होता है? इवॉल्व होकर आ जाता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डोमेन। सो इसकी वजह से क्या होता है? इस शफलिंग की वजह से हमारे मल्टी डोमेन प्रोटीन बन जाते हैं जिनको हम मोएसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, विच हैज़ नोवेल फीचर्स एंड फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, और ये नोवेल फीचर और फंक्शन वाले प्रोटीन को ही आप मोएसिक प्रोटीन बोलते हो। कभी कभी इससे ना स्यूडोजीन्स भी हमारे फॉर्म हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये लिख कर भी आना है, मोएसिक प्रोटीन हमारे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL का आप एग्जाम्पल इसमें लिख कर आ सकते हो। काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? रिसेप्टर अपीयर टू बी अ मोएसिक प्रोटीन बिल्ट अप ऑफ 18 एक्सॉन्स, आउट ऑफ 13 एक्सॉन आर शेयर्ड विद द डिफरेंट प्रोटीन्स ऑफ डाइवर्स फंक्शन। इसमें क्या होता है ना, लो डेंसिटी प्रोटीन जो होता है वो हमारा मेडअप होता है हमारे 18 एक्सॉन से, आउट ऑफ विच, जिसमें से 13 एक्सॉन्स आर शेयर्ड विद डिफरेंट प्रोटीन, जिसमें से 13 हमारे किसी और के साथ, मतलब किसी और प्रोटीन का क्या कर रहे होते हैं? कोडिंग कर रहे होते हैं, उनसे मिलकर ये बना होता है। तो शफलिंग के थ्रू होता है ना, जो किसी और को कोड कर रहा है वो इसमें आकर हमारा कोडिंग स्टार्ट कर दे। जैसे C9 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, द प्रिकर्सर टू एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड 3 ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, ये सारे मिलकर के हमारा क्या बना रहे होते हैं? LDL का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सॉन शफलिंग कि अब हम मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमसे मैकेनिज्म भी पूछे गए थे, तो हम मैकेनिज्म एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रोसेस होता है ना, ये बेसिकली हमारा कुछ मैकेनिज्म, कुछ प्रोसेसेस 3 स्टेजेस में होता है अगर मैं बात करूँ तो पहले देखते हैं क्रॉसिंग ड्यूरिंग मियोसिस एंड रिकॉम्बिनेशन एंड पेरेंटल जीनोम के टाइम पर सबसे ज़्यादा हमारे एक्सॉन शफलिंग देखने को मिलता है हमें, कि जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है बिटवीन पेरेंटल जीनोम। It is hypothesized that exon shuffling takes place by the mechanism in 3 stages। और ये भी माना गया है कि ये 3 स्टेजेस में होता है। वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं? एक बार करके एक वन बाय वन हम देखते हैं। अपीयरेंस ऑफ इंट्रॉन्स एट द पोजीशन इन द जीन विच कॉरस्पॉन्ड टू डोमेन बाउंड्रीज फॉर्मिंग प्रोटोमॉड्यूल। ये क्या होता है ना, इंट्रॉन्स का अपीयरेंस हो जाता है उन पोजीशन पर जीन्स की जो हमारे डोमेन बाउंड्रीज को क्या करें, बिल्कुल मतलब उनकी ज़रा ही रिजेंबल कर दे एक तरह से, जो कि हमारे प्रोटो मॉड्यूल को बनाने में क्या काम आते हैं। प्रोटो मीन्स पहले, मॉड्यूल मीन्स बाद में, जो प्रोटीन हमें कोड करना है ना, उसका प्रोटो मॉड्यूल बनाने में हमारा स्टेज 1 आता है। सेकेंड स्टेज इज टेंडम डुप्लीकेशन ऑफ द प्रोटो मॉड्यूल। उसके बाद क्या होता है, उस जो प्रोटो मॉड्यूल हमने बनाया है उसका हम क्या करेंगे? डुप्लीकेशन करेंगे, उसको डुप्लीकेट करेंगे, मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द न्यूली इंसर्टेड इंट्रॉन्स। अब हम क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कराएंगे फाइनली। पहले प्रोटो मॉड्यूल बनाया, फिर डुप्लीकेशन करा, अब रिकॉम्बिनेशन करेंगे न्यूली इंसर्टेड इंट्रॉन की एंड नॉन होमोलोगस जीन के बीच में टू कंप्लीट द शफलिंग ऑफ डोमेन्स। सो ये हमारे 3 मैकेनिज्म थे हमारे एक्सॉन शफलिंग के। यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। आपने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म कर लिए अभी तक। अब आपके जो ये 3 क्वेश्चन आएंगे आगे वाले 3, 4 एंड 5, इन तीनों क्वेश्चन में हम जो है जीनोम डिस्कस करेंगे। आपको एक क्वेश्चन जीनोम से ज़रूर आएगा। आपको किसी का भी जीनोम जो है एक्सप्लेन करना रहेगा, या तो वो वायरल मतलब वायरसेस का दे दें, वायरल जीनोम दे दें,
या फिर यूकैरियोटिक दे दें या फिर प्रोकैरियोटिक दे दें। तो तीनों में से कोई एक जीनोम आप अच्छे से प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा। मैंने तीनों ही इसमें जो है डाल रखे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट द वायरल जीनोम। 10 मार्कर ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको लिख कर आना है कि इसका जीनोम कैसे किस तरह से होता है। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ईजी है, एक बार आप करेंगे तो आपको ईजिली माइंड में बैठ जाएगा। वायरसेस आर इन्फेक्शियस माइक्रोबल एजेंट्स। वायरस क्या होते हैं? इन्फेक्शियस होते हैं ऑफकोर्स, तभी तो हमारा कोविड वायरस इतना इन्फेक्शियस था। इनकेपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग आउटसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इनको होस्ट के बाहर अपने आप को ये सर्वाइव नहीं करवा पाते हैं। दे आर स्ट्रक्चरली वेरी सिंपल एंड कंप्राइजिंग अ प्रोटीन कोल्ड कैस्पिड। तो इनके ऊपर एक कोट होती है प्रेजेंट, जिसको कैस्पिड बोला जाता है, विच सराउंड द प्रोटीन जीनोम, जो जीनोम को क्या करती है? सराउंड करती है, यानी ये प्रोटेक्शन का काम ये करती है। वायरल जीनोम एग्जिबिट्स अ इनॉर्मस वैरायटी इन टर्म्स ऑफ टाइप, साइज, स्ट्रैंडनेस, मतलब डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है आरएनए का बना हो सकता है डीएनए का बना हो। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है, ठीक है। लीनियर भी ये हो सकता है, सर्कुलर भी ये हो सकता है, मोनोपार्टाइट भी हो सकता है, मल्टीपार्टाइट भी हो सकता है। मोनोपार्टाइट मल्टीपार्टाइट आगे हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या मतलब होता है इसका, मोनोपार्टाइट और मल्टीपार्टाइट का। और साइज़ में भी वेरी कर सकता है, हो सकता है कि 2000 बेस पेयर से लेकर ये हमारा 1 मिलियन बेस पेयर्स तक भी इसका जीनोम का साइज़ हो सकता है। सो कुछ एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं कि हमारी ये इतनी डाइवर्सिटी कैसे आ जाती है इस वायरस के अंदर। तो वायरसेस की डाइवर्सिटी के बारे में पहला हमारा डाइवर्स एग्जांपल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हमारा वायरस इसको क्या कर सकता है? जीनोम को फॉर्म कर सकता है। दे आर यूजुअली मोनोपार्टाइट एंड कंटेन्स अ सिंगल न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। जिसमें हमारी सिंगल हो ना एसिड का मॉलिक्यूल, उसको हम मोनोपार्टाइट बोलते हैं। मतलब viruses have their genomic information distributed among several unique nucleic acid segments and are said to be multipartite। जिसमें मल्टीपल होंगे, मतलब एक से ज़्यादा हमारी स्ट्रैंड पर जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपार्टाइट। और जिसमें एक ही स्ट्रैंड पर सारी इन्फॉर्मेशन हो तो उसको बोलते हैं मोनोपार्टाइट, एक ही मॉलिक्यूल पर। द इन्फ्लुएंजा वायरसेस विच हैज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम कंप्राइजिंग ऑफ डिफरेंट 8 सेगमेंट। इसके पास बहुत सारी सेगमेंट है तो इसको हमने क्या बोला? मल्टीपार्टाइट वायरस। नाउ सेकेंड वेराइटी ऑफ वायरस जीनोम इज लीनियर और सर्क्यूलर वायरल जीनोम। इसका लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस HSV, जो कि हर्पिस कॉज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो भी हमारा इसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? लीनियर, बट डबल स्ट्रैंडेड जीनोम इसमें हमारा देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की, जो कि प्लांट वायरस है, उसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। तो आपको ये एग्जांपल के साथ इनकी वैरायटी एक्सप्लेन करके आनी है। Now the next variety is overlapping gene. Overlapping gene is important as well. It can be asked in your जो 2.5 मार्कर का फॉर्मेट है उसमें भी। The genome of several viruses contains overlapping genes which encode multiple proteins from the same nucleotide sequence. इसमें क्या होता है ना, सेवरल वायरसेस जो हैं ओवरलैपिंग जीन अपने पास रखते हैं, जो कि एनकोड करते हैं बहुत सारे प्रोटीन को सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के थ्रू, और रीड इन ऑल्टरनेट और मल्टीपल फ्रेम्स। द प्रेजेंस ऑफ ओवरलैपिंग जीन्स अलाउज, इन्हीं जीन्स की वजह से जो वायरस होता है वो क्या कर पाता है? बहुत सारे प्रोटीन को कोड कर पाता है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स लेंथ ऑफ जीनोम। लेंथ नहीं बढ़ाता अपनी, लेकिन इसी वजह से मल्टीपल प्रोटीन क्या कर पाता है? सिक्रीट कर पाता है ओवरलैपिंग जीन्स की वजह से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वेराइटी इज सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। ऐसा हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड हो, डबल स्ट्रैंडेड हो। सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड नाम से आपको क्लियर है, बस आप इसके थोड़े एग्जांपल देख लीजिएगा कि वायरसेस में अगर एक ही हमारी स्ट्रैंड है तो उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बोल दिया है, अगर डबल स्ट्रैंडेड है हमारा तो उसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बोला है, ठीक है। इसके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के जो एग्जांपल है वायरस के, वो है रोटा वायरस। रोटा वायरस जो है हमारा डायरिया कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, और इसका जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना हुआ होता है। नाउ लेट्स सी टू योर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें जीनोमिक सीक्वेंस, मतलब जीनोम ही देखना है, बट किसका देखना है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का। सो प्रोकैरियोट का जीनोम देखना है, देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, प्रोकैरियोटिक जीनोम का जो वो है वो हमें डिस्क्राइब करना है, लेकिन उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड फाउंड इन दैम ऑल्सो वी हैव टू एक्सप्लेन। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों का आंसर मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है, सेम आंसर रहेगा आपका। लेट्स सी। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज स्टोर्ड इन अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल।
जिसको बोला जाता है क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीनोम को जो स्टोर करता है। सम प्रोकैरियोटिक ऑल्सो कंटेन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जानते हैं। So plasmid are smaller in size than prokaryotic chromosomal genome. Of course they मतलब उन्हें छोटा ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हम उनका नाम दे रहे हैं। प्लाज्मिड जीन्स कन्फर बैक्टीरिया विद स्पेशल प्रॉपर्टीज़, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी देता है। आगे हम देखते हैं कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस बनाना या फिर बहुत सारी जीन को अपने अंदर रखना। सो इसके हमारे बहुत सारे टाइप भी होते हैं प्लाज्मिड के। 5 टाइप हमें जो है इसमें कवर करने हैं। पहला टाइप हमारा है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ये क्या होगा, ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि हमारा एग्जांपल है प्लाज्मिड PBr 332 कैरीज द जीन्स फॉर टेट्रासाइलिन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम जो है मेडिकल साइंस में काफ़ी यूज़ भी करते हैं फॉर जनरेट वैक्सीन्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड में हमारा क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्रेडेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंस टू विच द बैक्टीरिया आर एक्सपोज्ड, जैसे कि TOL प्लाज्मिड हमारा जो स्यूडोजिनोम होता है, स्यूडोनोमोनास इन प्रोटीडिया विच कंटेन्स जीन एनकोडिंग द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर टॉलविन डिग्रेडेशन। सो TOL प्लाज्मिड हमारा क्या कर देता है, टॉलविन के डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। किसमें, पिटीडा में, स्यूडोमोनास में, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। नाउ नेक्स्ट इज कोल और बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड। ये वाले जो प्लाज्मिड होते हैं, दे डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन विच कैन किल अदर बैक्टीरिया दैट डू नॉट कैरी दीज प्लाज्मिड। ये क्या करते हैं ना, कि उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जिनके अंदर ये वाले प्लाज्मिड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, एस्टीरिया कोलाई प्लाज्मिड और ई कोलाई प्लाज्मिड एनकोड्स द प्रोडक्शन ऑफ कॉलिसिन। ठीक है, सो ये वो वाले प्लाज्मिड हैं। वायरुलेंस टाइप ऑफ प्लाज्मिड हमारे होंगे जो कि वायरस को क्या कर दें, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा दें, उनको हम वायरुलेंस प्लाज्मिड बोलते हैं। जैसे कि हमारा बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस, जो कि हमारा क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेग के लिए, ब्यूबोनिक प्लेग के लिए। द प्लाज्मिड एनकोड्स प्रोटीन, जिनको हम मेडिसिन बोलते हैं, बाय विच द बैक्टीरिया बाइंड्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल एंड देन रिलीज देयर टॉक्सिन। से वायरुलेंस टाइप ऑफ प्लाज्मिड हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट इज फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड हमारा क्या होता है, इनको हम F प्लाज्मिड भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं, इनको मतलब ट्रांसफ़र जीन बोला जाता है। ट्रांसफ़र जीन क्योंकि इनके अंदर होते हैं। that allows the genetic material to pass directly between bacterial cells by the process of conjugation. Conjugation हम आगे इसमें डिटेल में देख लेंगे आगे। The prokaryotic genome have a feature called operon. इनके अंदर operon का फीचर भी होता है which is a co-regulated cluster of gene. operon आपको पता ही है, आपने पहले भी देखा हुआ है बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस में। An operon consists of one or more structural gene. इसके अंदर बहुत सारे मतलब structural gene हो सकते हैं। operator gene होता है, एक promoter gene होता है और एक रेगुलेटर जीन होता है। तो ये चारों चीज़ें बना के हमारा क्या बना देती हैं, ऑपेरोन का फॉर्मेशन कर देती हैं। नाउ इसके अलावा इसको एक इंड्यूसर भी रिक्वायर्ड होता है, रिप्रेसर, और एक को रिप्रेसर हमारा होता है। क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यही हमारे क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं इसको कि हमें इंड्यूस करना है प्रोसेस को ऑपेरोन के या फिर रिप्रेस करना है। सो ये हमारा इंड्यूसिबल ऑपेरोन और रिप्रेसिबल ऑपेरोन में भी क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है। The lac operon is an inducible operon which is expressed in the response of presence of lactose. लैक ओपेरोन की अगर एग्जांपल ले लें हम, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा इंड्यूसिबल ओपेरोन है क्योंकि लैक्टोज की प्रेजेंस में ही काम करेगा और एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज की प्रेजेंस में ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों हमारे इसमें इसके एग्जाम्पल थे। बेसिकली लैक ओपेरोन का आप थोड़ा सा लिख के आ सकते हो कि 3 स्ट्रक्चरल जीन्स इसके अंदर होते हैं जो कि लैक्टोज के यूटिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब हेल्पफुल होते हैं, जैसे लेक जेड, लेक वाई, लेक ए एनकोड्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज और लेक प्राइमेज एंड ट्रांसस्टाइलेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो ये सारा हमें इस क्वेश्चन में लिख कर आना था प्रोकैरियोटिक जीनोम के बारे में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूकैरियोटिक जीनोम। हमें यूकैरियोटिक जीनोम को जो है एक्सप्लेन करना है। द यूकैरियोटिक जीनोम इज हाईली कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोटिक जीनोम एंड ऑर्गेनाइज्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। It consists of linear DNA molecule packed into chromosome. Each eukaryotic species has characteristic number of chromosomes. काफ़ी basic चल रहा है इसलिए I am just reading it out. The features of eukaryotic genome include
इसमें हमारा एक क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा डीएनए को क्या करके रखता है, रैप करके रखता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, जिसको न्यूक्लियोसोम्स भी बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन कहलाता है हमारा न्यूक्लियोसोम। दिस स्ट्रक्चर कम्पैक्ट्स द डीएनए एंड रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन। ये क्या करता है, डीएनए को कॉम्पैक्ट करके रखता है और डीएनए का जो भी हमारा जीन का एक्सप्रेशन है उसे क्या करता है, रेगुलेट करता है। नाउ द सेकंड इज कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स। तो कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स भी हमारे पाए जाते हैं किसके अंदर, इस बैक्टीरिया के जीनोम के, यूकैरियोटिक जीनोम के अंदर, जिनको हम एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। हम पीछे क्वेश्चन देख कर आए थे तो वही है सारा। जीन ऑर्गेनाइजेशन हमारा काफ़ी टिपिकल होता है क्योंकि ये हमारा इंट्रॉन्स के साथ बीच बीच में क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है और ऑर्गेनाइज कर देता है मल्टीपल जीन फैमिलीज और क्लस्टर ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। रेगुलेटरी एलिमेंट्स हमारे यूकैरियोटिक जीनोम में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोमोटर हो गया हमारा, एनहेंसर हो गया, साइलेंसर हो गया एंड इंसुलेटर हो गया, जो कि हमारे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं टाइमिंग, लोकेशन एंड लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। Repetitive DNA. A large portion of eukaryotic genome consists of repetitive DNA elements, जिसमें हमारा क्या होगा, मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट्स होंगी, जिनको जैसे कि हम ट्रांसपोसोन्स बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए या फिर टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स हम आगे देखेंगे काफ़ी डिटेल में, और ये ट्रांसपोसोन्स भी, जैसे साइन और लाइन का भी आपका एक क्वेश्चन आगे कवर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको भी कवर कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स सी माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोब्लास्ट भी हमारा इसमें पाया जाता है, किसमें, यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट हमारा सिर्फ प्लांट सेल के डीएनए में पाया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप ये ध्यान रख लीजिएगा, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो होते हैं ना हमारे क्लोरोप्लास्ट वाले, ये सारी चीज़ें, ये सारे इनहेरिटेड होते हैं मैटरनली। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑलवेज इनहेरिटेड बाय मदर नॉट फादर। सो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, इस जीनोम की ये जो स्पेशलिटी मानते हैं हम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये बताना है कि कंपैरेटिव जीनोमिक्स क्या होता है, और इसमें डिफरेंशिएट करना है कि ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स क्या होते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी ध्यान से करिएगा। लास्ट पेपर में भी मैंने आपको पैरासिम्पेट्रिक और सिम्पेट्रिक, पैरापेट्रिक और सिम्पेट्रिक वाले क्वेश्चन बताए थे, वो भी आपके जो है आ गए थे पेपर में। सो इस क्वेश्चन के भी काफ़ी चांसेस हैं कि ये भी आपका जो है एग्जाम में आए। सो कवर दिस क्वेश्चन, और ये डिफरेंशिएट की फॉर्म में आपको इस तरह से भी पूछ लेंगे। नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस। कंपैरेटिव जीनोमिक्स से आपको समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन सा तो कुछ हो रहा होगा किसी का बीच में या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड। सो वही चीज़ है, द जीनोम्स ऑफ न्यूमरस स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमन, माइस, प्लांट, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड विद वन अनदर। हम उनका कंपैरिजन करते हैं और ये कंपैरिजन हमारे केस पे बेस्ड होता है जीन लोकेशन पे, रिलेटिव जीन ऑर्डर पर, जीन लॉस, डिप्लीकेशन क्या हो गया है दोनों जीन्स के अंदर, या फिर कोई रिलेटिव जीन एक्सप्रेशन ये शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इनके बीच में हो रहा है नहीं हुआ है, या क्या चीज़ें हैं वो हम इसमें जो है स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन एंड प्रिडिक्ट द जीन फंक्शन। सो अब होमोलॉग्स हमारे क्या होते हैं, जब 2 और मोर जीन्स हैव सिमिलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर कॉल्ड होमोलॉग्स। जिनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही सेम हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉग्स। ठीक है, दे एनकोड्स होमोलॉग्स प्रोटीन विच आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड फंक्शंस। अब होमोलॉग्स भी हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि पहला ऑर्थोलॉग हो गया और दूसरा हमारा पैरालॉग हो गया। तो वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है, व्हाट इज ऑर्थोलॉग एंड व्हाट इज पैरालॉग। सो ऑर्थोलॉग हमारे क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू जीनोमिक्स की अगर मैं बात करूँ, ये आपका ये एक्स्ट्रा वो हो गया है, ये नहीं आंसर इसका। ऑर्थोलॉग इज दीज आर होमोलोगस विच इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल जीन बाय स्पीसिएशन। इसमें क्या होता है, ये कॉमन एंसेस्ट्रल जीन से तो कोड होंगे हमारे, इवॉल्व होंगे, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन। हालांकि हमारा पैरालॉग भी जो है स्पीसिएशन के प्रोसेस से ही होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखिए ये कॉमन एंसेस्ट्रल जीन से इन्वॉल्व होगा और ये एनकोड करते हैं प्रोटीन विद सेम फंक्शन बट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट स्पीशीज। सो बस यही इसका जो है आपका डिफरेंस है कि ये कोडिंग तो सेम फंक्शन के लिए करेंगे लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर कर रहे होंगे हमारे ऑर्थोलॉग्स। ठीक है, for example, comparative genomics analysis revealed that the budding yeast, Saccharomyces cerevisiae, mouse, and human genomics have genes called mutal, homolog 1, MLH7,
Mute as homologue to MSH2, which encodes two crucial protein for DNA mismatch repair system in these species. अब भाई होमोलॉग्स के एग्जांपल पढ़ रहे हैं ना हम, तो होमोलॉग्स में हमारा क्या होगा, सेम सीक्वेंस का प्रोटीन कोड कर रहा होगा। ऑर्थोलॉग में हमारा वो सेम सीक्वेंस डिफरेंट स्पीशीज़ में होता है, लेकिन पैरालॉग में वो ही हमारा जो सीक्वेंस होता है वो क्या होगा, विद इन द सेम स्पीशीज़। बस इतना सा ही डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। दोनों ही हमारे एंसेस्ट्रल जीन कॉमन होगा, इसमें दोनों ही सेम कॉमन एंसेस्ट्रल जीन से इवॉल्व हुए हैं। बस ये इनका डिफरेंस है कि एक हमारा एक ही स्पीशीज़ से होगा और दूसरा हमारा दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ में हो रहे होंगे। बस यही इसका डिफरेंस था। Gene duplication involves insertion of one or two copies in the same sequence in the genome. They encode the product which are different from these encoded by the original gene. Thus, paralog codes for the protein with similar but not identical functions in the species. The alpha paralog का example ही है ये, the alpha globulin and beta globulin gene which respectively encodes the alpha beta chains of hemoglobin are example of paralog found in human genome. So ये इसका example है। Now let's move to the seventh question. सेवन्थ क्वेश्चन में हमें ये बताना है व्हाट इज़ द सी वैल्यू, सी वैल्यू क्या होती है और सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है, वो इसमें लिख कर आना है। ऑल्सो राइट द कॉजेज फॉर दिस, हमें ये भी बताना है कि सी वैल्यू पैराडॉक्स के होने के क्या कारण होते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सी वैल्यू पैराडॉक्स। ठीक है, सो लेट्स सी वन बाय वन। द सी वैल्यू 1C इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द हैप्लॉइड जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सी वैल्यू वो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है इन द हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा एक एस्टिमेट दे देता है हमारे जीनोम के साइज़ का, कि कितना साइज़ है हमारे जीनोम का इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको सी वैल्यू क्या होती है। दिस लैक्स द प्रिसीजन, ये हमारा प्रिसीजन लैक करता है इन कोरिलेशन बिटवीन द सी वैल्यू एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज रेफर टू एज सी वैल्यू पैराडॉक्स। हमें इससे मास तो पता चल जाता है, लेकिन ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता नहीं पाता है और ना ही ये बता पाता है कि भाई उसका जो रिलेशन है, मतलब बेसिकली कोरिलेशन क्या है, प्रिसीजन, सारी चीज़ें ये हमें इसमें नहीं बताता। ना ही तो कोरिलेशन देता है सी वैल्यू का और कॉम्प्लेक्सिटी का, ना ही ये प्रिसाइज होता है, तो इसलिए ये हमारा सी वैल्यू पैराडॉक्स बना देता है, आगे इस सिचुएशन को राइज कर देता है। इसको और क्लियरली अगर डिफाइन करना चाहें आप लोग तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी वैल्यू पैराडॉक्स रेफर्स टू द ऑब्जर्वेशन दैट इज नो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म जीनोमिक वैल्यू दैट इज सी वैल्यू एंड इट्स बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। इसके कॉजेज हमारे बहुत सारे हैं, कॉजेज देखते हैं हम। जैसे पहला कॉज हमारा हो सकता है नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए यानी इंट्रॉन्स की वजह से भी बहुत सारा पोर्शन हमारे जीनोम में इंट्रॉन का भी होता है। सो वो चीज़ हमारी क्या होती है, प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती। ये इंक्लूड्स करते हैं इंट्रॉन्स को, रिपीटेटिव सीक्वेंस को एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को, जिसकी वजह से हमारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हमें क्या होती है, इंटरसेप्ट हो जाती है, जो हमें साइज तो बड़ा दिखा देती है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी को हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाती है इन प्रिसाइज मैनर। नेक्स्ट इज जीनोम डुप्लीकेशन। सम ऑर्गेनिजम्स हैव अंडरगोन होल जीनोम डुप्लीकेशन, WGD की वजह से उनका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज तो हो जाता है डीएनए कंटेंट, लेकिन वो सिर्फ क्या करता है, उसकी साइज़ को अननेसेसरीली क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और इसलिए हमें लगता है कि भाई ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो सेकंड कारण ये है सी वैल्यू पैराडॉक्स का। नाउ द थर्ड रीज़न इज रिपीटेटिव सीक्वेंस। रिपीटेटिव सीक्वेंस की वजह से भी हमें जो है ना ऑर्गेनिज्म क्या लगता है, भाई बहुत बड़ा है लार्ज अमाउंट्स ऑफ सैटेलाइट डीएनए एंड अदर रिपीटेटिव एलिमेंट्स दैट इन्फ्लेट द जीनोम साइज, जिसकी वजह से जीनोम साइज बहुत बड़ा हमें लगने लगता है। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें जो है इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। साथ साथ में हमें नोट भी बना, मतलब थोड़ा सा नोट उसके ऊपर लिखना है कि माइट्स एलिमेंट्स क्या होते हैं या फिर रेट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं। दोनों का इन्होंने स्पेसिफिक करके जो है डिफरेंस इन्होंने पूछ लिया है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के ही दोनों टाइप हैं, हम आगे इसके सारे टाइप्स देखने वाले हैं डिटेल में। और जो 9th क्वेश्चन है उसमें हम लाइन और साइन को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी आप स्किप मत करिएगा। सो लेट्स सी। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर द ऑल्सो नोन एज जंपिंग जीन्स, क्योंकि ये जो है ना जंपिंग जीन्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होते हैं। डीएनए का मटेरियल फ्रॉम वन जीन टू अनदर जीन जो है ट्रांसपोर्ट कराते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थ्रू द आरएनए इंटरमीडिएट ऑफ क्लास 1, क्लास 2 एंड माइट्स क्लास 2 ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, सो ये सारे हमारे कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। क्लास 1 हमारे सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंटरमीडिएट के लिए होता है, और ये वाला हमारा आरएनए इंटरमीडिएट के लिए होता है क्लास 1 वाला, ये वाला हमारा डीएनए इंटरमीडिएट के लिए होगा। और थर्ड जो माइट्स है, माइट्स वाला हमारा क्या होता है, मिनिएचर इन्वर्टेड रिपीट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
जो हमारे सारे ही ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं वो हमारे लगभग 40% कंपोज करते हैं ह्यूमन जीनोमिक का, ठीक है, साइज का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माइट्स हमें देखना है। माइट्स में हमारा क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। मिनिएचर इन्वर्टेड रिपीट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर 50 to 800 base pair DNA sequence which occur in the higher copy number in eukaryotic gene, जो यूकैरियोटिक जीन में काफ़ी नंबर में प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन द शॉर्ट कंजर्व TIR जो कि 10 बेस पेयर और ग्रेटर हो सकते हैं उसकी लेंथ से, एंड एन इंटरनल नॉन कोडिंग सीक्वेंस इन्वॉल्व इन ट्रांसपोजिशन। और इसमें क्या हो सकता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी हो सकता है जो कि ट्रांसपोजिशन में इन्वॉल्व हो, किन के अंदर, माइट्स के अंदर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है इनमें सिर्फ एक्सोम्स ही हों, इनमें इंट्रोन्स भी हो सकते हैं। इट इज़ थस टर्म्ड एज नॉन 35 ऑटोजोमस ट्रांसपोसोम्स, ठीक है। सो ये हमारा नॉन 35 ऑटोजोमस ट्रांसपोसोम्स भी होता है। नाउ क्लास 2 में हमारा जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, उसमें क्या होगा, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट थ्रू एन RNA इंटरमीडिएट विद अ कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। सेकेंड जो क्लास है हमारी कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म से हमने बोली हुई है, इसको हम रेट्रो ट्रांसपोसोम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी कॉपी है ना वो डुप्लीकेट नहीं होती है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट होगा। वो जो कॉपी हम डुप्लीकेट कर रहे हैं वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, डुप्लीकेट कॉपी बचती नहीं है, जैसा हमारे बाकी उसमें बचेगा। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ोगे अपनी बुक से, अभी टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख लीजिए। द मैकेनिज्म एसेंशियली इन्वॉल्व्स अ कॉपी ऑफ ट्रांसपोसोम्स बीइंग इंसर्टेड इन द न्यू लोकेशन of genome while the transposons itself remain in its original location। ट्रांसपोसोन्स तो ओरिजिनल लोकेशन में ही रहेगा, लेकिन जो कॉपी है ना, कॉपी हमारी न्यू लोकेशन पर हमारी ट्रांसफ़र हो रही होगी। दिस कैटेगरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। इस कैटेगरी को ही हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि हमारा LTR और नेक्स्ट कैटेगरी इज़ नॉन LTR। सो LTR देखते हैं पहले, और ये जो नॉन LTR है ना, नॉन LTR के ही हमारे फर्दर डिवाइड हुआ है लाइन में और साइन में, ठीक है। सो पहले हम LTR देखते हैं। LTR हमारा क्या होता है, दीज रेट्रो ट्रांसपोसोम्स रिजेंबल्स retroviruses and contains 250 to 600 base pair long repeats which flank the 5-7 kb internal regions that codes for the polyprotein pole encoding a protease, a reverse transcriptase, 4 ribonucleases and integrase, which together provide the enzymatic machinery for reverse transcriptase to produce mRNA intermediate and its subsequent integration into the host genome। ये जो पूरी लाइन है, ये सारी लाइन जो है एक ही चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि भाई ये 200 250 से लेकर 600 के लॉन्ग रिपीट्स होते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, इसके अंदर फ्लैंक होता है हमारा 5 to 7 kb इंटरनल रीजन दैट कोड्स। फ्लैंक मतलब आप एक सेगमेंट समझ सकते हो कि ये कितनी लंबी सेगमेंट होती है, जो कि हमारी इन सारी चीज़ों को कोड करती है। पॉलीप्रोटीन को कोड करेगी, राइबोन्यूक्लिक को कोड करेगी, RT को कोड करेगी, INT को करेगी, और ये सारी हमारे किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, टू प्रोड्यूस RNA इंटरमीडिएट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नॉन LTR में हमारा क्या होता है, द रेट्रो ट्रांसपोसोम्स डू नॉट हैव अ फ्लैंकिंग LTR। इसमें कोई भी फ्लैंकिंग RTR हमारी नहीं पाई जाएगी, लेकिन इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, लाइन और साइन के अंदर। लाइन हमारा क्या होता है, लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। लाइन हमारा लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट होता है जिसमें हमारे सेवरल किलोबेस लॉन्ग कंटेन्स 2 ओपन रीडिंग फ्रेम्स ORF, जिसको हम ORF1 बोलते हैं, और ORF2 में डिवाइड कर देते हैं। ORF1 जो होता है वो गैग प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन ORF2 जो होता है वो हमारा एंडोन्यूक्लियसिस प्रोटीन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले जो डोमेन के प्रोटीन होते हैं उनको कोड करता है। जो लाइन होता है, लाइन वाला जो हमारा एलिमेंट्स होगा, रिपीटिंग एलिमेंट्स, वो हमारा एंड करेगा विद 3 प्राइम पॉली ए टेल के साथ। सो नाउ लेट्स मूव टू द साइन। साइन हमारा क्या होगा, साइन हमारा कुछ सेवरल 100 बेस पेयर का लंबा हो सकता है। ये हमारा 5 प्राइम रीजन इज स्मॉलर टू tRNA जीन और 7 SLRNA which is RNA component of single recognition particle. Their 3 prime region is similar to 3 prime end of lines. Signs are incapable of autosomous retrotransposition since they do not encode for necessary enzymes, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हालांकि एसेंशियल उनके लिए करे कोड, और ये क्या होते हैं, ऑटोनोमस ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ऑटोनोमस रेट्रो ट्रांसक्रिप्शन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। इनको जो है लाइन पर डिपेंड रहना पड़ता है फॉर सप्लाइंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। अगर लाइन हमारा मना कर दे कि भाई मैं नहीं दूंगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो जो साइन है वो हमारा जो प्रोसेस है उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा
इसका डिसएडवांटेजेस होता है साइन का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है बेसिकली माना ही ये हुआ है कि भाई ये बताओ कि लाइन और साइन हमारे जो वो होते हैं रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, इनको जो एक्सप्लेन कर दो। और ये हमारा इसमें क्वेश्चन है 9। पहले तो हमें रिपीटिंग एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा लिखना है और उसके बाद हम इसको बताएंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लाइन एंड साइन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लाइन एंड साइन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लाइन और साइन में पहले लाइन हम पढ़ चुके हैं। लाइन क्या होता है? नॉन LTR का जो फर्दर डिवाइडेड सब कैटेगरी है वो है लाइन एलिमेंट्स आर अ टाइप ऑफ रिपीटेड DNA सीक्वेंस फाउंड abundantly in eukaryotic genome. They are typically 6,000 to 7,000 base pair long and are considered autonomous elements because they can encode the necessary protein जो कि रिवर्स ट्रिप्टेज है एंड एंडोन्यूक्लियसेस जो कि कॉपी करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनको ये खुद से बना लेता है, ठीक है, कैपेबल होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ लाइन इंक्लूड्स 5' अनट्रांसलेटेड रीजन, इसमें 5' UTR देखने को मिलता है हमें, और ORF1 और ORF2 प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था। दैट एनकोड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड एंडोन्यूक्लियसेस एंड 3' UTR फॉलोड बाय पॉली ए टेल 1। Line is the most common line in the human genome, plays a role in evolution and gene regulation through its movement and sometimes disrupts the gene and cause diseases. ठीक है। साइन वाला हमारा क्या होता है? शॉर्टर होता है कंपेयर टू लाइन। इसके अंदर हमारे लगभग 100 से 400 बेस पेयर होते हैं इस लेंथ के अंदर। साइन की तरह हमारा लाइन की तरह हमारा साइन जो है ऑटोनोमस नहीं होता, ये जो है हमारा नॉन ऑटोनोमस होगा, खुद से प्रोटीन कोड नहीं कर पाएगा, जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोजिशन के लिए। इंस्टेड दे आर डिपेंडेंट ऑन एंजाइमेटिक मशीनरी प्रोवाइडेड बाय लाइन, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। साइन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ हेड रीजन डिराइव्ड फ्रॉम tRNA, अदर स्मॉल RNA, central body, 3' end that includes a rich tail. The most common sign in the human is ALU element, which is highly repetitive, contributes significantly to the human DNA content, and sign influences the gene expression and genomic structure, and their insertion may lead to mutations. Now the next question is describe the mechanism of human genome transfer in bacteria with the help of suitable diagram. हमें क्या बताना है? mechanism बताना है HGT का in bacteria with the help of diagram. Horizontal gene transfer is the process by which bacteria exchange the genetic material between different cells. ठीक है, बट ये चीज़ ध्यान रखना, ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज तो हो रहा है नो डाउट, बट ये होगा हमारा पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, नहीं होगा बट ये तो ठीक है बात हमारा कि हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज अ प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बिटवीन डिफरेंट सेल्स रेदर दे फॉर्म अ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसमें सेल टू सेल तो DNA ट्रांसफर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे हमारा पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के थ्रू होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन में। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बैक्टीरियल इवोल्यूशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में काफ़ी ये रोल प्ले करता है। इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं होने के। पहला प्रोसेस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा क्या होगा? बैक्टीरिया जो है नेकेड DNA फ्रेगमेंट को क्या कर लेगा? अपने अंदर ले लेगा फ्रॉम एनवायरनमेंट, यूजुअली रिलीज्ड बाय लाइज्ड सेल। इफ द DNA इज सिमिलर टू द होस्ट जीनोम, तो ये क्या कर जाएगा? इंटीग्रेट कर जाएगा इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में हमारा क्या होगा? ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल DNA बाय बैक्टीरियोफेजेस। इसमें हमारा बैक्टीरियोफेजेस के थ्रू ट्रांसफर होगा DNA का ड्यूरिंग द लाइटिक एक्टिविटी। ऊपर वाली में लाइसिस एक्टिविटी हो रही थी, इसमें लाइटिक एक्टिविटी होगी। फेज जो होगा वो एक्सीडेंटली पैक हो जाएगा होस्ट DNA के अंदर एंड ट्रांसफर इट्स टू अनदर बैक्टीरियम ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। कॉन्जुगेशन में हमारा क्या होता है? कॉन्जुगेशन में हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं, ना ही तो एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, ना ही बैक्टीरियोफेज के थ्रू कराते हैं। इसमें हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं DNA को थ्रू सेल टू सेल कॉन्टैक्ट यूजिंग अ पाइलस। पाइलस एक कॉन्टैक्ट होता है 2 सेल्स के बीच में। अ डोनर सेल विद अ प्लाज्मिड, बेसिकली F प्लाज्मिड, फर्टाइल प्लाज्मिड, ट्रांसफर ऑफ कॉपी ऑफ प्लाज्मिड टू द रेसिपिएंट सेल। सो ये हमारा एक डायग्राम है जो हमारे ये सारे प्रोसेसेस एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप इन प्रोसेस को एक्सप्लेन करके आ सकते हो अपने एग्जाम में। दूसरा प्रोसेस जो है हमारा वो कंजुगेशन दिखा रहा है, बी वाला पार्ट, और जो सी पार्ट है वो हमारा क्या दिखा रहा है? ट्रांसडक्शन दिखा रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारी आपको लिख कर आनी है पेपर के अंदर। आप देख भी सकते हो अगर मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूँ, वैसे तो ये काफ़ी जो है थोड़ा ब्लर है, आप इसको अपनी बुक से देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने ये जो बैक्टीरियोफेज वाली जो सेल है इससे क्या करा हुआ है? DNA को ट्रांसफ़र कराया हुआ है। इसमें हमने फर्स्ट वाले में एनवायरनमेंट में ही छोड़ दिया था,
लेकिन थर्ड वाले में हमने क्या करा है, ये जो पाइलस बना दिया है, पाइलस के थ्रू दोनों डीएनए जो हैं सेल के वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा डायग्राम। नाउ लेट्स सी द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि जो एचजीटी होता है ना, एचजीटी का हमारा क्या रोल होता है इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस। जैसे कि पैथोजेनेसिस में क्या रोल प्ले करता है हमारा, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, इवोल्यूशन में क्या रोल रहता है इसका, डेवलपमेंट ऑफ की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। सो ये तीनों प्रोसेसेस में हमें जो है रोल एक्सप्लेन करना है किसका, हॉरिजॉन्टल जीन का। सो लेट्स सी, HDT plays an important role in the number of processes, जैसे कि पैथोजेनेसिस में जो है इसका काफ़ी क्रूशियल रोल होता है इन द इमर्जेंस ऑफ न्यू पैथोजेंस बाय ट्रांसफरिंग द जीन एंड कोडिंग द वायरल फैक्टर्स सच एज टॉक्सिन्स, एडेसिन्स, कैप्सूल एंड इन्वेजन ऑफ properties between different organisms. For example, virulent agrobacterium species are gram-negative soil bacterium harboring either a root-inducing RI plasmid or tumor-inducing TI plasmid. सो ये हमारा पैथोजेनेसिस में काफ़ी रोल प्ले करता है, जीन ट्रांसफ़र कर देता है वायरुलेंस वाले। इवोल्यूशन में भी इसका काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, इंट्रोड्यूस कर देता है न्यू जेनेटिक एलिमेंट इनटू द रेसिपिएंट। These genetic elements, once incorporated into the genome of the recipient, provide additional material for the development of new functions, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है काफ़ी बढ़ जाती है। जेनेटिक एलिमेंट्स लाइक इंट्रॉन्स कॉमनली इन्वॉल्व इन HGT। डेवलपमेंट ऑफ की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, HGT हमारा जो है इनेबल करता है एडिटिव जीन ट्रांसफर विच इज प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नॉवल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर इनटू द जीनोम ऑफ द होस्ट रिकॉम्बिनेशन। सो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द डिफरेंट स्यूडोजीन्स एंड देयर टाइप्स। सो स्यूडोजीन्स आर दोज जीन्स जो हमारे क्या हों, स्ट्रक्चरली रिजेंबल करें एक जीन की तरह, बट उनको कोड करने में वो क्या हो, कैपेबल ना हो, कोड ना कर पाए कोई भी प्रोटीन, उनको बोला जाता है स्यूडोजीन्स। Most often pseudogenes are derived from the genes that have accumulated mutations during the evolution to the stage they cannot code for any protein. They have high sequence of homology known as functional genes but do not code for any protein. इसके हमारे दो टाइप्स हो सकते हैं, जैसे अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड स्यूडोजीन्स। सो अनप्रोसेस्ड हमारे स्यूडोजीन्स कौन से होंगे, जो कि हमारे फॉर्म हुए हैं ड्यूरिंग द जीन duplication of one or more copies underwent deleterious genetic alteration such as frame shift mutation, या फिर उनका प्री मेच्योर स्टॉप हो जाए, तो वो प्रोसेस ही नहीं कर पाए हैं ना, या फिर उनमें म्यूटेशन हो गया, या फिर उनमें स्टॉप कोडन की वजह से उनका जो भी वो है वो क्या हो गया है, वो स्टॉप कर गया है। सो इस वजह से उनमें क्या हो जाता है, हमारा ये प्रिवेंट कर देता है उसको कोडिंग के प्रोसेस को। सम स्यूडोजीन सच एज OCT4 स्यूडोजीन 1, OCT PG1, OCT4 स्यूडोजीन 2, ये सारे हमारे जो है एग्जाम्पल होते हैं अनप्रोसेस्ड स्यूडोजीन के। ठीक है, सो आप ये सारे एग्जाम्पल जो है एग्जाम में लेकर आ सकते हो। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, अनस्टेबल प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन, जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा कैंसर सेल लाइंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ट्यूमर सेल ग्रोथ को भी आगे क्या करते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। प्रोसेस स्यूडोजीन्स हमारे क्या होते हैं, प्रोसेस स्यूडोजीन्स हमारे होंगे जो कि रेट्रो ट्रांसपोजिशन इवेंट्स के थ्रू हमारे फॉर्म्ड हुए हैं, इन्वॉल्विंग द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री cDNA फ्रॉम द RNA प्रोडक्ट of gene by reverse transcription followed by the insertion of cDNA in the different regions of the genome। होता क्या है ना, जब रेट्रो ट्रांसपोजिशन इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारा cDNA का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द RNA प्रोडक्ट इन द जीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, जो cDNA होता है वो इंसर्ट हो जाता है हमारी डिफरेंट पोजिशंस या फिर डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जीनोम। फंक्शनल जीन की तरह इसमें cDNA की कॉपी में प्रमोटर नहीं होता है, जो प्रमोटर ही नहीं होगा तो आगे सीक्वेंस कॉपी नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये जो है हमारे प्रोसेस जो है आगे नहीं स्टार्ट हो पाता है। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि ये प्रोसेस अपने आप को करवा चुके हैं, मतलब सिर्फ इनमें जो प्रमोटर है इसलिए आगे ये प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, बने तो ये प्रोसेस्ड की वजह से ही है ना, कि पूरा जो प्रोसेस्ड हुआ है इनका प्रोसेस उसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इनमें प्रमोटर नहीं है, जिस वजह से ये आगे क्या हो गए हैं, स्यूडोजीन में कन्वर्ट हो गए हैं। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं जो है ये कुछ क्वेश्चंस इसके बच गए हैं, प्लस मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ दिस ब्लॉक आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ ब्लॉक 2 ऑफ दिस M0005, क्योंकि वो जो ब्लॉक है वो काफ़ी छोटा है तो उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर सच वीडियोज़। और ब्लॉक 2 जो है वो मैं आज ही इवनिंग तक डाल दूँगी,
हो सकता है मैं ब्लॉग 3 भी आज ही अपलोड कर दूँ, तो कल मैं सिर्फ ब्लॉग 4 ही अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।